हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RK ITI में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हमारा जो यह सीरीज चल रहा है स्पेशली BSP SCL के लिए, MP लाइनमैन के लिए और ALP CBT2 के लिए, जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी MCQ क्वेश्चन वो भी मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहे हैं। दोस्तों, आज हमारा जो प्रैक्टिस सेशन है वह 6 होने वाला है। इससे पहले हम 5 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में जाके ये सभी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और दोस्तों, अगर यह सभी वीडियो आप देख लेते हैं तो एक आपके अंदर अलग ही लेवल जागृत होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्यूशन करा रहे हैं। दोस्तों, आज का स्पेशली जो हम आपका क्वेश्चन कराएंगे, तो यह क्वेश्चन करने के बाद आपके अंदर का जो आत्मविश्वास है वह और अलग लेवल का हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आजकल तो ट्रेंड है, नए नए क्वेश्चन का छोटे क्वेश्चन रहेंगे, बस घुमा के पूछेंगे। ओके, तो आज का स्पेशली जो क्वेश्चन लिए हैं ALP CBT2 जो 2019 में नॉन टेक 2019 में जो टेक का हुआ था 75 क्वेश्चन, तो उसमें से सभी क्वेश्चन आज हम डिस्कशन कराने वाले हैं। दोस्तों, ऐसे ही हम BSP SCL के लिए और MP लाइनमैन के लिए और CBT2 एग्ज़ाम जो LP वाला है, सभी के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे इस सीरीज के माध्यम से। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन पहला है, यह LP टेक्नीशियन 23/1/2019 सेकेंड थर्ड पाली में पूछा हुआ है। ठीक है, 230 वोल्ट विद्युत स्रोत पर 10 एम्पियर धारा लेने वाले विद्युत हीटर की इनपुट शक्ति कितनी होगी? दोस्तों, यहाँ पे इनपुट शक्ति पूछ रहा है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल लगाने से पहले क्या करते हैं, वैल्यू जो जो दिया रहता है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 230 वोल्ट दिया है, यानी कहीं ना कहीं भी का मान दे दिया है 230 वोल्ट। देन हमारा 10 एम्पियर है, आई का मान दिया है कितना, 10 एम्पियर। और हमें पूछ रहा है हीटर की इनपुट शक्ति, यानी पी का मान पूछ रहा है दोस्त। ओके, पी का मान पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला क्या लगाएंगे। देखिए तीन का तो पी का 3 फार्मूला होता है, यानी पावर का 3 फार्मूला होता है। एक होता है P बराबर VI, बराबर होता है एक V²/R होता है, और एक होता है I²R। तो दोस्तों, इसमें देखेंगे क्या इसमें फिट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं P बराबर VI, इसमें वोल्टेज भी है और करंट भी है। तो यही फार्मूला से हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लेंगे। तो देखिए P बराबर VI, तो भी हमारा दिया है कितना, 230 वैल्यू दे दिया है, और I का मान दे दिया है कितना, I का मान 10 एम्पियर दिया है। तो जब इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2300 वाट आ जाएगा। यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो देख सकते हैं बहुत इजी प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों। तो ऐसे ही आपका ALP CBT2 के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग ज़्यादा ज़्यादा मेहनत करिए और लेवल ज़्यादा हार्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्पेशली ALP CBT2 की तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज को फॉलो करिए, निश्चित रूप से सफलता जरूर मिल जाएगी, जरूर क्वालिफाई हो जाएंगे। ओके, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन C बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीन समान बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और ये तीनों कुल m शक्ति व्यय करते हैं। यदि बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो व्यय शक्ति कितनी होगी? व्यय शक्ति कितनी होगी? तो शक्ति व्यय कितनी होगी, यानी शक्ति व्यय पूछ रहा है। ठीक है, इसका मतलब
शक्ति व्यय कितनी होगी, m यहाँ पे दे दिया है, P बराबर m दे दिया है। ओके, पावर को तो P से डिनोट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में पावर बराबर m को दे दिया है। तो चलिए, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे हम समीकरण बना लेते हैं। देखिए, पहले क्या करेंगे, 3 समान बल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो 3 समान बल पहले श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। आर या सी बराबर, श्रेणी क्रम में हम जानते हैं रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं, R1 R2 R3, ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे। या फिर हम आर एस ई बराबर 3R लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए, शक्ति P बराबर क्या होता है, तो ऊपर हम P बराबर 3 फार्मूला लिखे थे, तो P बराबर V² से हम इसे लगाएंगे। तो P बराबर V²/R, तो P बराबर M है, तो M बराबर हो जाएगा V²/R, R की जगह 3R हो जाएगा। M बराबर V²/3R। ओके, तो ये आपका, या फिर इसे हम क्या कर सकते हैं, 3 को इधर कर देंगे, 3M बराबर V²/R कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको हम समीकरण 1 लगा लेंगे, ठीक है। अगले स्लाइड में समीकरण 2 के लिए हम जब समांतर क्रम में से जोड़ते हैं, तीनों को कुल m शक्ति व्यय करता है जब बल्ब को समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं। तो जब दोस्तों, जब बल्ब समांतर क्रम में जुड़ा है तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, Rp बराबर 1/R1, 1/R2 और 1/R3। ऐसे ही समांतर में जुड़ते हैं रेजिस्टेंस। या फिर हम जब इसे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, Rp बराबर क्या हो जाएगा, R/3 हो जाएगा। जब समांतर में करेंगे तो Rp बराबर R/3 हो जाएगा। तो समांतर में शक्ति व्यय P2 बराबर V²R, देन P2 के जगह M भी लिख सकते हैं, M2 भी लिख सकते हैं, यानी P बराबर V²/R, R के जगह क्या लिखेंगे, R/3, या 3 ऊपर चला जाएगा, तो P2 बराबर 3V²/R, इतना हो जाएगा दोस्त। अब देखिए, समीकरण 1 से V²/R का मान रखने पर यहाँ आपका क्या आया है, P2 बराबर, आगे वाले स्लाइड में देख लेते हैं, P2 बराबर 3V²/R। ओके, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या हो जाएगा, P2 बराबर 3 इंटू V²/R का जब मान हम रख देंगे तो समीकरण 1 में क्या आया था, 3M बराबर V²/R आया था ना समीकरण 1 में, तो यही मान यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 3M हो जाएगा, ठीक है, 3M हो जाएगा। या P2 बराबर 9M हो जाएगा, यानी P2 बराबर 9M हो जाएगा, ठीक है। तो समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कितना लेंदी क्वेश्चन है। अगर एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन आ जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप लोग केयरफुली इस क्वेश्चन को जरूर अपने से लगाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 9M हो जाएगा। तो शक्ति व्यय कितना हो जाएगा, 9M हो जाएगा। ओके, तो पहले श्रेणी में श्रेणी में हम निकालेंगे, देन समांतर में रेजिस्टेंस को निकालेंगे, फिर दोनों का तुलना कर देंगे, तुलना का फर्स्ट वाला का मान रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 9M हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम वाले 3 प्रतिरोध का समांतर क्रम में जोड़ा गया है, संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो दोस्तों, प्रतिरोधों का जो समांतर संयोजन होता है तो क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1, 1/R2 और 1/R3 हो जाएगा।
तो यहाँ पे प्रश्न दिया है R1 का मान कितना है 2 है, R2 का मान कितना है 3 है, देन R3 का मान कितना है 6 है। जब इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो अब 6 2 से मल्टीप्लाई 2 से भाग करेंगे 2 3 6 ऊपर 3 हो जाएगा और 3 से करेंगे 2 हो जाएगा और 6 से 6 1 जा 6 यानी 1 हो जाएगा, यानी 3 2 5 1 6। तो दोस्तों यहाँ पे 1/r इक्विवेलेंट बराबर 6/6 हो जाएगा या r इक्विवेलेंट बराबर 6/6 सेम रहेगा, उल्टे का भी तो सेम रहेगा, कट जाएगा 1 आ जाएगा। यानी फाइनली दोस्तों इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान आपका r इक्विवेलेंट बराबर 1 ओम आ जाएगा। तो इस पर का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर यही दोस्तों श्रेणी क्रम में दिया रहता तो सीधे हम सभी प्रतिरोध को जोड़ देते हैं, 2 3 5 6 11 ओम हो जाता, लेकिन समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में सबसे कम जो रेजिस्टेंस है उससे भी कम आता है। ठीक है, तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, 36 होगा नहीं, 2 है 3 है ये भी होगा नहीं, 11 ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शंस को भी काट कर हम डायरेक्ट आंसर 1 लगा सकते हैं। ठीक है, ये मेथड समझ में आया कि नहीं। ये क्या होता है, जैसे कि आपका पैरेलल है तो समांतर क्रम में क्या होता है, वह कम से कम रेजिस्टेंस मतलब मिनिमम रेजिस्टेंस, मिनिमम इसमें कितना है 2 ओम है, 2 ओम से भी कम ओम आता है समांतर क्रम में। वहीं श्रेणी क्रम में बात करें तो जो सबसे ज़्यादा वाला रेजिस्टेंस होता है इससे ज़्यादा ही आता है। ठीक है, तो ये दोनों बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। तो इस पर का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रोमोटिव बल की एसआई क्या है, एसआई इकाई क्या है। तो दोस्तों इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स होता है, फोर्स का बल हो गया ना, बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक इसमें एम्पियर दिया है, न्यूटन दिया है, वेबर दिया है और वोल्ट दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव जो ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, या फिर वोल्ट भी होता है, इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। और दोस्तों तीसरा विभवांतर होता है, विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है। ठीक है, ये आप तीनों को याद रखेंगे। तो इस पर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वही बात करें दोस्तों एम्पियर, तो एम्पियर विद्युत धारा का होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। और वेबर, तो वेबर किसका मात्रक होता है, तो फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। ठीक है, फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। और न्यूटन फोर्स होता है, बल होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो ये सभी पॉइंट को आप याद रखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश का रंग निर्भर करता है, प्रकाश का रंग यानी लाइट जो होता है, प्रकाश होता है, उसका रंग डिपेंड करता है किस पे, प्रकाश की गति पे, तरंग दैर्घ्य पे, आवृत्ति पे, ए और बी दोनों पे। तो देखिए दोस्तों जो प्रकाश का रंग होता है वह प्रकाश की गति पर भी निर्भर करता है और तरंग दैर्घ्य जो होता है लैम्डा से डिनोट करते हैं। और जो प्रकाश की गति होती है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो प्रकाश की गति और तरंग दैर्घ्य दोनों पे प्रकाश का रंग निर्भर करता है। तो इस पर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये सभी एग्जाम में एलपी के जो 2019 में एग्जाम हुआ है उसमें सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रोमोटिव बल ई या ईएमएफ प्रदान की गई ऊर्जा को सेल प्रति कूलाम के प्रभार के माध्यम से गुजरती है, इसे डैश में मापा जाता है। ठीक है, वोल्टेज में,
एम्पियर में, जूल में, टेस्ला में। तो दोस्तों इसको हम किस में नापते हैं? वोल्ट में नापते हैं। ठीक है। जब ईएमएफ की बात आ जाए, और सेल प्रति कूलाम के प्रभार के माध्यम से गुजरती है, कोई भी मतलब धारावाही चालक है उसमें से गुजरती है, तो उसको हम वोल्टेज से ही मीजर करेंगे, नापेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शक्ति का एसआई इकाई है। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रिसिटी पावर होता है, पावर का एसआई क्या इकाई होता है? कूलाम, किलोवाट, जूल, एचपी। तो देखिए शक्ति है, तो दोस्तों शक्ति का एसआई इकाई जो होता है वह किलो वाट होता है। क्या होता है? किलो वाट होता है। ओके। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो शक्ति होती है, पावर होती है, इलेक्ट्रिसिटी पावर, नॉट फॉर पावर, इलेक्ट्रिसिटी जो पावर होती है इसका मात्रक किलोवाट होता है। ओके। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो दोस्तों एचपी है, हार्स पावर है, यह भी शक्ति का मात्रक है। ठीक है। नॉट फॉर इलेक्ट्रिकल पावर का, यह विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं होता है, केवल शक्ति का मात्रक होता है हार्स पावर। तो 1 HP बराबर 746 वाट होता है। ओके, याद रखेंगे। और दोस्तों जो कूलाम होता है, तो C बराबर Q बराबर IT होता है। ओके। तो कूलाम का एक और मात्रक होता है एम्पियर सेकंड। इसको भी आप याद रखेंगे, पूछ लेता है कूलाम का और मात्रक क्या होता है। तो कूलाम का एक और मात्रक होता है एम्पियर सेकंड। ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछा था इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिकल पावर दे तब किलोवाट हो जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिकल नहीं रहता, केवल पावर पूछता तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग एचपी हो जाता है, हार्स पावर हो जाता है। ओके, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, एक सीरीज लैंप परिपथ में प्रत्येक 2 वोल्ट के लिए निर्धारित है। 110 वोल्ट एसी लाइन पर चलने के लिए सीरीज में बल्ब की संख्या को जोड़ा जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो एक सीरीज लैंप में प्रत्येक बल्ब को 2 वोल्ट के लिए निर्धारित किया गया है। अब 110 वोल्ट एसी लाइन पर चलाने के लिए अब सीरीज में उसे हम कितने बल्ब को जोड़ सकते हैं? तो प्रश्न अच्छा पूछा है दोस्तों। ठीक है। तो देखिए बल्ब की रेटिंग कितना है? बल्ब की रेटिंग कितना है? तो 2 वोल्ट है। अब कुल विभव कितना है, यानी कुल वोल्टेज कितना है? तो 110 वोल्ट है। ठीक है। अब बल्बों की संख्या कितना हो जाएगा? 110 में हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो लगभग 55 आ जाएगा। ओके, यानी बल्बों की संख्या 55 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ऑप्शन में गड़बड़ी है। यहाँ पे सीरीज में ए खाली छोड़ दिया है। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। इन ए सीरीज लैम्प सर्किट ईच बल्ब ई रेटेड ऑफ 2 वोल्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ बल्ब टू बी कनेक्टेड इन सीरीज टू रन एट 110 वोल्ट एसी लाइन। ठीक है। तो सही है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो श्रेणी में कितना बल्ब को हम लगा सकते हैं यही तो पूछा है। तो हमारा आ ही गया था, 55 आ गया था। तो 55 बल्ब की संख्या को हम श्रेणी में लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक 10 ओम के प्रतिरोध को एक 100 वोल्ट डीसी सोर्स से जोड़ा गया है। ठीक है। इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आर का मान दे दिया है 10 ओम और भी का मान दे दिया है 100 वोल्ट डीसी सोर्स दिया है। तो हमें करंट का मान निकालना है। तो हम जानते हैं ओम का नियम। ठीक है, बहुत फेमस नियम है। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर आई आर। ठीक है, या I बराबर V बटा आर। तो यहाँ पे I का मान ही निकालना है। V का मान दे दिया 100 और आपका R का मान दे दिया है 10। तो कट लेंगे,
आई का मान आ जाएगा 10 एम्पियर। ठीक है, 10 एम्पियर आ जाएगा। तो इस बस का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों ये सभी प्रश्न आप लगा रहे होंगे तो आपके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल आ रहा होगा, क्योंकि ये सब LPCB2 के रियल क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग घबराते हैं कि CBT2 में कैसा क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है, बहुत इजी प्रश्न पूछा जाता है। आप अगर इस सीरीज को केवल फॉलो कर लेते हैं तो 26 से 35 नंबर के बीच आपको कोई लाने से रोक नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम आपका 2019 में हमारा 75 में समझ लीजिए 65 नंबर आया था। ठीक है, तो नो डाउट हमें इसका एक्सपीरियंस है, तो आप लोग सीरीज को केवल फॉलो करते जाइएगा। ओके, तो इस बस का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 10 एम्पियर की धारा को 10 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित किया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी? देखिए यहाँ पे दिया है उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी। ओके, तो ऊष्मा उत्पन्न कैसे होती है? पावर लॉस हुई होता है ऊष्मा उत्पन्न, तो P बराबर क्या होता है? VI होता है, V² होता है, और ऊष्मा जब उत्पन्न होती है तो यही लॉस होता है, I² लॉस होता है। तो इसी फार्मूले को हम फिट कर देंगे P के साथ, तो P बराबर हो जाएगा I²R। तो I दिया है 10 एम्पियर, तो I का स्क्वायर है तो सीधे 10 में गुणा हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और R का मान दे दिया है 10 ओम, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 वाट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1000 वाट आ जाएगा आपका ऊष्मा, P बराबर 1000 वाट। इस पर का राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बल का मात्रक है? तो बल का मात्रक क्या होता है? बहुत इजी प्रश्न दोस्तों, बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो ओम होता है, ओम आपका रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है, और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। जूल जो होता है कार्य का मात्रक, और वोल्ट के बारे में जानते ही हैं, वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ओम का नियम निर्दिष्ट करता है। तो ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR होता है, I इंटू R होता है। तो R बराबर I भी नहीं होगा, V बराबर R बटे I यह भी नहीं होगा, I बराबर VR यह भी नहीं होता, I बराबर V बटे R। तो दोस्तों ये हो जाएगा I बराबर V बटे R, ये बिल्कुल सही है, यही फार्मूला होता है ओम का नियम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा होती है, कैसी होती है? भिन्न भिन्न अलग होती है, अचर होती है, आरोपित वोल्टेज के समान होती है, शून्य होती है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप थ्योरी पढ़े होंगे तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? श्रेणी क्रम में करंट का मान समान होता है, यानी सभी प्रतिरोधों में करंट का मान एक समान होता है और वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। ठीक है, वहीं ठीक इसका उल्टा अगर समांतर क्रम में देखा जाए तो समांतर क्रम में सभी रेजिस्टेंस में वोल्टेज का मान समान होता है, जबकि करंट का मान अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कि श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, तो दोस्तों जब श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे तो करंट का मान अचर रहेगा, यानी एक समान रहेगा। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस बस का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अचर रहेगा। अगला प्रश्न है, एक बैटरी 20 ओम के प्रतिरोध से जुड़ी है, यदि 0.75 एम्पियर की धारा उत्पन्न की जानी हो तो बैटरी का
विद्युत वाहक बल ईएमएफ कितना होगा। तो ईएमएफ निकालने के लिए ओम का नियम V बराबर आई आर निकाल देंगे। तो आई दिया है 0.75, आर दिया है 20। तो दोस्तों जब गुणा भाग करेंगे तो 7.5 इंटू टी यानी 75 दूनी 150, 15 वोल्ट आ जाएगा। यानी V का मान कितना आ जाएगा, 15 वोल्ट आ जाएगा। तो इस पर का राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिजली काम के दौरान जो निम्न में से एक बिजली के झटके से बचाता है। तो दोस्तों अगर हम बिजली का कोई भी कार्य कर रहे हैं तो चार ऑप्शन में से कौन बिजली के झटके से बचाता है। भीगी लकड़ी बिल्कुल नहीं, ये तो पकड़ लेती है भीगी लकड़ी। ड्राई वुड सूखी लकड़ी, ठीक है। भीगी रस्सी यह भी नहीं प्रयोग करेंगे। मेटल धातु राड यह भी नहीं प्रयोग करेंगे। यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, सूखी लकड़ी का प्रयोग करेंगे। बिजली के काम के दौरान जो आपका बिजली से बचाता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों जो अगर किसी व्यक्ति को बिजली के संपर्क में आ भी जाता है तो उसको छुड़ाने के लिए या तो हम रबड़ का ग्लव्स पहनकर छुड़ाएंगे या फिर कोई सूखी लकड़ी के द्वारा हम छुड़ाएंगे। उसको हम डायरेक्ट नहीं छुड़ाएंगे। डायरेक्ट छुड़ाने पे क्या होगा, हम भी उससे संपर्क में आ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धातु के उपकरणों में प्रेरित निम्न वोल्टेज जिसकी वजह से धीमा विद्युत झटका इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है डैश का उपयोग कर रोका जा सकता है। तो किसका उपयोग करके हम निम्न वोल्टेज जिसकी वजह से धीमा विद्युत झटका लगता है वह रोका जा सकता है। ऑप्शन पहला है विद्युत रोधी जूता, दूसरा फेज लाइन, तीसरा न्यूट्रल, चौथा भूसंपर्कन अर्थिंग। तो दोस्तों इस पास का राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी अर्थिंग का मेनली कार्य ही यही होता है कि हमें क्या होता है, भूसंपर्कित कर देता है। जो लीकेज करंट होता है, जो करंट लीक करता है उसे भूसंपर्कित कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमें विद्युत का झटका मामूली लगता है या नहीं लगता है। कोई भी उपयंत्र में अगर लीकेज करंट है तो हमें नहीं लगेगा। अन्यथा अगर हम अर्थिंग नहीं दिए रहेंगे तो दोस्तों भूसंपर्कन एक तरह से सेफ्टी हमारे मानव जीवन के लिए या विद्युत कोई भी उपयंत्र है उसके लिए सेफ्टी का कार्य करता है, ठीक है। क्योंकि भूमि के अंदर जो पृथ्वी का विभव होता है वह शून्य होता है, ओके। इसलिए ज़्यादा करंट हमारा नीचे पास कर जाता है। और एक बात और है, जो हम अर्थिंग लगाते हैं दोस्तों उसका वहाँ पे जो रेजिस्टेंस रहेगा तो वह कम से कम होना चाहिए। अगर कम से कम रहेगा तभी विद्युत धारा ज़्यादा ग्राउंड हो पाएगी। अन्यथा अगर रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा रहेगा तो विद्युत धारा फिर उतना अंदर नहीं जा पाएगी, ऊपर ही बोर्ड तक रह जाएगी जिससे शॉक लग जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम उसके चारों तरफ क्या करते हैं, चारकोल का या फिर नमक का हम नमी बनाकर रखते हैं अर्थिंग के आसपास, ठीक है। तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आई नियम बिजली के झटके से पीड़ित लोगों के पुनर्जीवन यानी बहाली को महत्व देता है। तो कौन सा आई नियम है चार ऑप्शन में से जो बिजली के झटके से पीड़ित लोगों को पुनर्जीवन को महत्व देता है। कट आउट नियम 44, कॉन्टेक्टर नियम 46, स्विच नियम 37, एनर्जी मीटर नियम 38। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा और ए आप रट लीजिए, ठीक है। क्योंकि ए आपका मेमोरियल है, इसे याद करने योग्य होता है, कोई समझना नहीं होता है, केवल इसे याद करना होता है, ठीक है। तो एक कट आउट नियम 44 होता है। अगला प्रश्न है, सामान्य आयु और स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के शरीर का प्रतिरोध मान क्या होता है। यानी सामान्य आयु और स्वस्थ वाले व्यक्ति के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, मेनली जो शरीर का प्रतिरोध होता है वह दो प्रकार पे डिपेंड करता है। एक तो जब वेट
बॉडी रहती है, यानी जब भीगी बॉडी रहती है, तो उस दौरान क्या होता है, जो प्रतिरोध होता है वह एक 1 किलो ओम के लगभग होता है। 1 किलो ओम बराबर 1000 ओम आ जाएगा। तो जब जब गीली अवस्था में रहती है तो उस दौरान क्या होता है, जो प्रतिरोध होता है 1000 ओम होता है। वहीं दोस्तों जब सूखी अवस्था में बॉडी हमारी रहती है तो उस दौरान जो प्रतिरोध का मान होता है वह 70,000 से 1 लाख ओम के बीच होता है। तो ये दोनों वैल्यू को आप अच्छे से याद रखेंगे। तो यहाँ पे दिया है सामान्य आयु और स्वस्थ वाले व्यक्ति के शरीर का जो प्रतिरोध है इसका मान होता है 1 किलो ओम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर से गुजरने वाले धारा का परिणाम यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति बिल्कुल नहीं होती है। दोस्तों 4 ऑप्शन में से वह कौन सा करंट है जो हमारे शरीर से बॉडी से पास कर जाएगा और हमें झटका बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखिए हमारा जो बॉडी होता है, अगर हमारे बॉडी में 9 मिली एम्पियर तक करंट प्रवाहित दौड़ जाए तो हमें एक दर्दनाक झटका महसूस होता है, लगता है। लेकिन हमारे बॉडी से 1 मिली एम्पियर से कम अगर करंट फ्लो हो जाए तो हमें कोई आभास नहीं होता है, कोई अनुभूति नहीं होती है, कोई आघात की अनुभूति बिल्कुल नहीं होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों, कठोर तारों को काटने के लिए कौन सा प्लायर उपयुक्त होता है, यानी विच प्लायर आर मस्ट सुटेबल फॉर कटिंग हार्ड वायर। जो कठोर तार होते हैं तो काटने के लिए कौन सा प्लायर हम यूज करते हैं, वायर स्टिपर, लॉन्ग नोज प्लायर, लॉकिंग प्लायर या डायगोनल कटिंग प्लायर। ओके, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो हार्ड वायर होता है तो हार्ड वायर को काटने के लिए बेसिकली हम डायगोनल कटर का प्रयोग करते हैं। ओके, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह फिगर दिखाया गया है, निम्नलिखित चित्र में दिखाई गई रेती फाइल की पहचान करिए। दोस्तों यह फाइल का फिगर दिखाया गया है, रेती के बीच में जो दांते होते हैं उसका दिखाया गया है जूमिंग करके ये डायग्राम। तो यह पूछ रहा है कि कौन से फाइल को यह शो कर रहा है। पहला दिया है रेस्प कट फाइल, दूसरा कटर्स कट फाइल, तीसरा डबल कट फाइल, चौथा है सिंगल कट फाइल। तो देखिए यह जो फिगर में दिखाया गया है कुछ त्रिकोण बने हैं, देख सकते हैं कुछ त्रिकोण जैसा है। तो दोस्तों यह रास्प कट फाइल को शो किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में दिखाई गई रेती के प्रकार की पहचान करिए। अब देखिए यह रेती, इसका पहचान करिए कौन सी रेती है। तो रास्प कट है तो रास्प कट ऊपर दिए हैं, ऊपर देख लिए हैं, यह हो नहीं सकता है, त्रिभुजाकार जैसा होता है। डबल कट वाली रेती यह बिल्कुल सही है, देख सकते हैं पहले क्या है इस तरह किया हुआ है, इस तरह करके फिर इस तरह कर दिया है। तो यह क्या है, डबल कट रेती है। ओके, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोलाकार छिद्र के परिष्करण के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो गोलाकार होता है उसके परिष्करण के लिए हाफ राउंड रेती का प्रयोग किया जाता है, अर्ध गोलाकार रेती का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम है। तो यह फिगर में जो दिखाया गया है उपकरण, इसका नाम पहचानना है, कौन सा फिगर में दिखाया गया है। स्टेट स्निप है, हेड इस क्रिम्पिंग प्लायर है, या बैंड स्निप है, या साइड कटिंग प्लायर है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हेड क्रिम्पिंग प्लायर को यह शो किया गया है, ये जो फिगर में दिखाया गया है यह हेड क्रिम्पिंग प्लायर को दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, प्रयुक्त वस्तु को पकड़ने के लिए कौन से प्लायर का सबसे उपयुक्त होता है।
यानी प्रयुक्त वस्तु कोई वस्तु है, उसे पकड़ने के लिए कौन सा प्लायर सबसे उपयुक्त होता है, नोज प्लायर, साइड कटिंग प्लायर, डायगोनल प्लायर या वार स्टीपर। तो देखिए, प्रयुक्त रूप से अच्छे रूप से पकड़ने के लिए दोस्तों हम नोज प्लायर का प्रयोग करते हैं। कोई भी चीज़ है उसे नुकीला जैसा नोज प्लायर होता है, जैसे नाक होती है नुकीली, वैसे नोज प्लायर आगे की तरफ निकला हुआ है। जहाँ हमारा हाथ नहीं जाता है वहाँ भी नोज प्लायर से हम वस्तु को पकड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा ALP CBT 2 का प्रीवियस ईयर का रियल क्वेश्चन। तो वीडियो देखकर आपको समझ में आ गया है क्वेश्चन देखकर कि किस प्रकार क्वेश्चन ALP CBT 2 में आते हैं। ओके दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा ज़्यादा अपने शेयर में फॉरवर्ड इस वीडियो को कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।